हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 25 में हैं। आज जो बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक है सेक्शन है 10AA। इसको बहुत सारे बुक्स में टैक्स हॉलीडे भी बोला जाता है, बहुत सारे बुक्स में टैक्स एग्जेम्पशन भी बोला जाता है। तो हम लोग देखेंगे 10AA क्या है सेक्शन। और हम लोग एक आज अमेंडमेंट फिर करने जा रहे हैं, 2019 का अमेंडमेंट। एक्चुअली ये 2019 का अमेंडमेंट नहीं है, मैं इसको ऐसा नहीं बुलाऊंगा कि ये अमेंडमेंट है। ये बेसिकली एक सिलेबस इंट्रोडक्शन है, इट्स अ सिलेबस एडिशन। इट हैज ऑलवेज बीन देयर इन सीए फाइनल एंड इन टैक्सेशन। दिस इज समथिंग विच इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द इंटर लेवल दिस टाइम, इंटरमीडिएट के लिए। तो दिस इज बेसिकली एन एडिशन एंड नॉट अ अमेंडमेंट। बट अपने को तो क्या करना है, अपने को तो पढ़ना है, ठीक है। चाहे अमेंडमेंट हो चाहे एडिशन हो, सर अपने तो एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, तो अपने को तो पढ़ना ही है। और इसका ना 110% चांस है आपके पेपर में अपीयर करने का, ठीक है। और पता है सबसे खास बात इसकी क्या है, हो सकता है ये पेपर में हो और आपको पता भी ना चले। सर ऐसा भी हो सकता है, हाँ, कि ये पेपर में होगा, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको पता भी नहीं होगा कि ये पेपर में है। मैं दिखाऊंगा कैसे। सबसे पहले आइए अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, 10AA। एंड व्हाट इज 10AA ऑल अबाउट, लेट्स सी। एक चीज होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको बोलते हैं SEZ बोलते हैं। आपने वर्ड शायद पहले भी सुन रखा होगा। SEZ इज अ टेरिटरी जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है एज टेरिटरी विच रिक्वायर्स डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कोलकाता में सॉल्ट लेक साइड है, तो जैसे ही उसको सेज डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, तो उसके ऊपर कुछ स्पेशल प्रोविजंस लगने लगते हैं। जैसे आपके लिए स्पेशल प्रोविजन क्या, मैं एक पॉइंट आउट कर सकता हूं कि वो टैक्स फ्री जोन बन जाता है, ठीक है। इट बिकम्स अ टैक्स फ्री जोन। मतलब अगर आप सेज में कोई सामान बेचते हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आप सेज से कोई सामान बेचते हो तो उसमें आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हर आदमी फिर उस तरफ मूव करना चाहता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अगर उसको कोई एरिया डेवलप कराना है, जैसे कोलकाता में पहले सॉल्ट लेक साइड, न्यू टाउन साइड एकदम जंगल हुआ करता था, अभी आप वहां जाएंगे तो देयर आर सो मेनी हाई राइज टॉल राइज बिल्डिंग्स। हाउ डू दे अचीव दैट? व्हाट डू दे इज they declare that area as a special economic zone, and then people automatically shift to that area in order to get the tax benefit that they have. In order to get these benefits you have to do business there. So now we are discussing कि अगर मैं सेज में बिजनेस कर रहा हूं, what is the benefit that I'm getting? पहली बात, it is a business for newly established business के लिए मिलेगा आपको। मैं क्यों newly established बोल रहा हूं, अभी कोई भी बिजनेस आप एस्टैब्लिश करो, ठीक है, आपको सेज में करो, आपको वो मिलेगा डिडक्शन। मतलब क्या है, डिडक्शन आपको स्टार्टिंग ईयर्स से मिलेगा जब से आपने बिजनेस लगाया है। डिडक्शन है 555 15 ईयर्स के लिए, 555 15 ईयर्स के लिए। पहले 5 ईयर्स आपका 100% एक्सपोर्ट टर्नओवर एग्जेम्प्टेड होगा। माइंड यू, मैंने क्या बोला, 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट जो आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर से आ रहा होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अब इस बात को समझिएगा। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा शूज का एक दुकान है, एक दुकान मेरा कोलकाता पार्क स्ट्रीट में और एक दुकान मैंने सेज में लगाया, ठीक है। अब सेज के लिए जो भी मैं सामान बेच रहा हूं, सेज में जो भी मैं सामान बेच रहा हूं, ठीक है, उस सेज का जो एक्सपोर्ट टर्नओवर होगा उस पे मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मान लीजिए पहली बात, क्या ये दोनों यूनिट की अकाउंटिंग और बिजनेस अलग अलग होंगी? हाँ बिल्कुल। पहली बात ये समझ लीजिए, जो सेज बिजनेस होगा उसका टैक्सेशन अलग है और जो नॉर्मल बिजनेस है उसका टैक्सेशन अलग है। नॉर्मल बिजनेस का टैक्सेशन कैसे होगा, जो पीजीबीपी में पढ़ा। अब सेज वाले में दो कैटेगरी होंगी, एक जो डोमेस्टिक सेल्स होंगी, मतलब जो सेज के अंदर बेच रहा होगा, या तो जो सेज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेच रहा होगा, मतलब बाकी का एरिया अदर देन सेज इज कॉल्ड DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, वो एक होगा। तो हम लोग को बेनिफिट क्या चीज का मिल रहा है, कहां से आने वाले प्रॉफिट एग्जेम्प्टेड है, हमारे एक्सपोर्ट टर्नओवर से आने वाले प्रॉफिट एग्जेम्प्टेड है, जो सेज से इंडिया के बाहर गए हैं। मतलब सपोज जो सेज से ट्रैवल किया है आउटसाइड इंडिया, हम लोग कस्टम में पढ़ते हैं इंडिया का डेफिनेशन कस्टम में बोलता है आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। तो आपने अगर टेरिटोरियल वाटर्स TWI को क्रॉस कर लिया, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट, तो उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर बोलते हैं। हमें किसका प्रॉफिट माफ मिलेगा, एक्सपोर्ट का। एक सिंपल सा मैथ्स करते हैं, ठीक है, बाद में हम देखो इस मैथ्स को डिटेल में देखेंगे। अभी एक सिंपल सा मैथ्स करते हैं। लेट्स सपोज, ठीक है, कि आपका डोमेस्टिक सेल से टर्नओवर है 100 लाख और आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर भी है 100 लाख, ठीक है, और टोटल टर्नओवर पे आपने प्रॉफिट बनाया है, टोटल टर्नओवर पे प्रॉफिट आपने बनाया है 50 लाख।
और हम आपको बोल रहे हैं आप सिर्फ वो प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है, सिर्फ वो प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट करके निकाल लो जो एक्सपोर्ट टर्नओवर का है, वो हम आपको 100% एग्जाम दे देंगे। तो आप कैसे निकालिएगा? 50 लाख टोटल टर्नओवर का प्रॉफिट है, तो 50 लाख बाय 200 लाख, उसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है 100, तो 50 इंटू 100 बाय 200, और यही फॉर्मूला है, हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले 5 साल आपको 100% प्रॉफिट एग्जाम्प्ट मिलेगा, अगले 5 साल आपको 50% प्रॉफिट एग्जाम्प्ट मिलेगा। मतलब जितना प्रॉफिट आपका सेज से आ रहा है, मतलब इसी वाले ट्रांजैक्शन में अगर आप 50 इंटू 100 बाय 50 करोगे तो 25 लाख आएगा, आपको 25 लाख एग्जाम्प्ट नहीं मिलेगा, 12.5 लाख एग्जाम्प्ट मिलेगा, मतलब 50%। और उसके बाद नेक्स्ट 5 इयर्स में, मतलब 10 इयर्स के बाद वाले 5 इयर्स में इन लोग ने एक रिजर्व खोल के रखा है, उस रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट, सेज इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, सेज इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। अगर आप इस रिजर्व में पैसा लगाते हो, ये रिजर्व आपने पता है कहां देखा होगा, आपने अकाउंटेंसी में ये बार देखा होगा, अमालगमेशन के चैप्टर में ये रिजर्व का मेंशन, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व बोल के। तो ये सेज का इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में, री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन माइंड यू ओनली अप टू 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। मतलब लेट मी एक्सप्लेन, आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट 50% निकल के आया 12.5 लाख, लास्ट वाले एग्जांपल को ही लेके, पर आपने जो इन्वेस्ट किया है वो है लेट्स सपोज 5 लाख, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, लोअर ऑफ द टू 5 लाख मिलेगा। लेट्स सपोज ऐसे आपने इन्वेस्ट किया है 15 लाख, आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम अप टू 12.5, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक बार। अगर न्यूली सेटअप सेल्स एंटिटी है तो फर्स्ट 5 इयर्स में 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, नेक्स्ट 5 इयर्स में 50% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, और उसके नेक्स्ट 5 इयर्स में, असेसमेंट इयर्स में, अमाउंट डिपॉजिटेड टू पीएल और क्रेडिटेड अमाउंट डेबिटेड टू पीएल होगा, वो एक्चुअली डिपॉजिटेड नहीं होगा, अमाउंट डेबिटेड टू पीएल, दिस विल बी डेबिटेड। अगर आप पीएल में डेबिट करोगे तभी किसी रिजर्व में क्रेडिट करोगे ना, जर्नल एंट्री क्या होता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, तो पीएल में डेबिटेड, रिजर्व में क्रेडिटेड, रिजर्व का नाम है सेज री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा मैक्स अप टू 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, ठीक है। एक बार आप फॉर्मूला देख लो और क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट अंडरटेकिंग ऑफ सेज एलिजिबल फॉर 10AA इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर माइनस डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। अब यहां पे मैंने नोट 1, नोट 2, नोट 3 डिफाइन कर दिया कि इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले ये जो प्रॉफिट होगा, जो एक्सपोर्ट एंटिटी का प्रॉफिट ले रहे होगे, 10AA वाली एंटिटी का प्रॉफिट ले रहे होगे, उसमें ये 4 चीजें नहीं इंक्लूड होंगी। अच्छा, माइंड यू ये 4 चीजें बिजनेस इनकम होती हैं, पीजीबीपी में टैक्सेबल होती हैं, बट जस्ट इस सेज के लिए कितना एलिजिबल प्रॉफिट होगा वो निकालने के लिए कितना डिडक्शन मिल रहा है, इन चीजों को नहीं इंक्लूड किया गया। मतलब गवर्नमेंट ने इन शॉर्ट बोल दिया, अगर सेज को ये 4 तरह की इनकम हो रही है, अगर सेज को ये 4 तरह की इनकम हो रही है तो इसका हम लोग कोई एग्जेम्पशन नहीं देंगे। क्या है ये, मैं इसका लिंक, ठीक है, पीजीबीपी के फर्स्ट क्लास का लिंक यहाँ पे आई बटन में लगा दूंगा। मैंने हर इस एक टर्म को, कैश कंपेंसेटरी स्कीम, कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रॉफिट ऑन इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस एंड ड्यूटी एग्जेम्पशन पासबुक, अपने कटरीना वाले लेक्चर में पीजीबीपी के इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको वो एक्सप्लेनेशन देखनी है, मैं आई बटन में इसको अटैच कर दूंगा, आपको यहाँ पे ये बटन दिखेगा, आप इसको क्लिक करना, ये देखना, ठीक है। आना नेक्स्ट, एक सेकेंड आप इन चारों का नाम और पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। आप एक सेकेंड चारों का नाम पढ़ लीजिए वापस से। अब हम लोग नोट 2 में आ रहे हैं। नोट 2 में क्या चीज के बारे में बताया गया है सर, एक्सपोर्ट टर्नओवर के बारे में। मैं आपको सिंपल चीजें बता देता हूं, कौन सा एक्सपोर्ट टर्नओवर आएगा, वो टर्नओवर जो आपको एक्चुअली में रियलाइज हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा भी कभी कभार होता है कि हम लोग सामान बाहर बेचते हैं, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और पैसा ही नहीं आता, तो वैसे में अपनी गवर्नमेंट आपको माफी नहीं देगी, क्योंकि जब पैसा ही नहीं आया तो हम लोग कैसे मान लें कि आपने एक्सपोर्ट सेल किया है। तो देयर हैज टू बी अ रियलाइजेशन, और ये रियलाइजेशन कितने दिन के अंदर होना चाहिए, विद इन 6 मंथ्स। रियलाइजेशन कितने मंथ के अंदर होना चाहिए, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एक्सपोर्ट इज मेड, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एक्सपोर्ट्स आर मेड।
ठीक है। तो और आपको पैसा किस में मिलना चाहिए, कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में मिलना चाहिए। आप इंडियन रुपीज में नहीं मिल सकता, आप डॉलर में पैसा लेंगे सामने वाले से, हमारी कंट्री के रिजर्व्स आप बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन दे देगी, ठीक है। और यहां पे आप जो भी फ्रेट वगैरह इनकर करेंगे, ठीक है, उसको आप टर्नओवर का पार्ट नहीं करेंगे, उसको माइनस करने का पूरा पूरा आपको क्या बोलते हैं बेनिफिट दे रहा है गवर्नमेंट। मान लीजिए आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर, ऐसे सपोज लो तुम्हारा एक्सपोर्ट टर्नओवर जो तुमने सेल किया वो 600 लाख है, 600 lakhs है, जो तुमको रियलाइज हुआ दैट इज ओनली 500 lakhs, क्योंकि 100 lakhs रियलाइज ही नहीं हुआ तुमको, क्योंकि वो 6 महीना में पैसा इंडिया अभी तक आया नहीं है। और उसमें तुम फ्रेट इंकर किया है, मींस कैरेज चार्जेस यहां से इंडिया से बाहर भेजने के लिए 70 लाख, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना होगा 430 लाख, कितना होगा 430 लाख, 430। गवर्नमेंट आपको ये माइनस करने का बेनिफिट देता है। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये मैंने एक बार गलत बोल दिया, शायद मैंने एंड ऑफ द मंथ बोल दिया, पर वो है कि आपने जिस ईयर में सेल किया है उस प्रीवियस ईयर के एंड से 6 मंथ्स, तो सपोज मैंने सेल किया अभी सितंबर में, तो सितंबर का प्रीवियस ईयर एंड कब होगा 31/3/2021, which shall be a great year for everyone because this year has been completely destroyed by COVID. Okay, so 2021 होगा 31/3/2021, तो वहां पे जाके वहां से 6 मंथ्स, तो वहां से 6 मंथ्स क्या होगा फिर सितंबर, तो उतने तक पीरियड में आपका कैश मनी रियलाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड अब्रॉड माइनस हो जाएगा, इधर देख लीजिए, एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस रियलाइज्ड टर्नओवर लेस एनी इंश्योरेंस और फ्रेट चार्जेस, ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस या फ्रेट चार्जेस हम लोग उससे हटा देंगे। अब टोटल टर्नओवर में क्या आएगा, माइंड यू टोटल टर्नओवर में एक्सपोर्ट सेल्स भी आएंगी, डोमेस्टिक सेल्स भी आएंगी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, टोटल टर्नओवर को रियलाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल टर्नओवर को रियलाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ऐसा क्यों किया गया, आप हम लोग हमको थोड़ा बताइए। जब आप पीएल बनाते हो तो उसमें आप अक्रूड इनकम भी डालते हो जिसका अभी तक आपको पैसा नहीं आया। नहीं सर ऐसा थोड़ी ना होता है, हम बता देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। सेल्स जब आप करते हो तो कैश सेल्स भी लिखते हो, क्रेडिट सेल्स भी लिखते हो ना ट्रेडिंग साइड में। तो क्रेडिट सेल बेसिकली क्या है, वो डेटर जिससे आपको पैसा अभी तक मिला नहीं, पर आपने रिकॉर्डिंग तो किया है उसको, आपने उसको रिकॉर्डिंग तो किया है, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल रियलाइज। यहां पे ना अकाउंटेंसी का ना थोड़ा सा एक वीकनेस मेरे को समझ में आता है, पर मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा, फालतू में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पर आप अपने अकाउंट्स टीचर के साथ वो चीज डिस्कस करिएगा, पूछिएगा कि सर ऐसा क्यों है कि जब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप एक्सपेंसेस को पहले से सोच के रिकॉर्ड करो बट इनकम को मत करो, ठीक है, तो फिर जब हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग वहां पे सेल में क्रेडिट सेल्स को क्यों इंक्लूड कर लेते हैं, उसका भी तो अभी तक सर्टिनिटी नहीं है, हो सकता है बैड डेट हो जाए, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट एंड आस्क योर टीचर। तो वहां पे पीएल में जब हमने क्रेडिट किया तो वहां तो हम लोग ने एग्जैक्ट अमाउंट क्रेडिट किया, तो जो प्रॉफिट नीचे आया वो भी तो नोशनल है, हो सकता है वो पैसा अगर ऊपर वो सेल बैड डेट हो गया तो क्या वो प्रॉफिट आएगा, नहीं आएगा। तो प्रॉफिट आपने नोशनल रियल दोनों लिया, टर्नओवर नोशनल रियल दोनों लिया। क्यों लिया, क्योंकि जब आपने प्रॉफिट नोशनल लिया है तो जिस सेल के अगेंस्ट में वो प्रॉफिट है वो भी तो नोशनल लेना पड़ेगा। तो यहां पे जब हम लोग एक्सपोर्ट सेल्स और डोमेस्टिक सेल्स लेंगे, ये भी लेंगे पूरी सेल जो हमने की है, डोमेस्टिक भी लेंगे पूरी सेल जो हमने की है, ना कि कोई रियलाइज का चक्कर, ठीक है। रियलाइज का चक्कर कहां है, खाली एक्सपोर्ट टर्नओवर में। बेनिफिट देते समय गवर्नमेंट बोलेगा कि जितना अमाउंट आपको एक्चुअली मिला है हम उसी से बेनिफिट देंगे, ठीक है, कोई काल्पनिक बेनिफिट आपको नहीं देंगे, इमेजिनरी बेनिफिट नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ऊपर एक्सपोर्ट सेल में फ्रेट और वो माइनस हुआ था, सो दैट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज ऑन द सेम लेवल, ठीक है, हम लोग नीचे भी फ्रेट वगैरह माइनस करके लेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट टर्नओवर में। हियर विल बी एक्सक्लूडिंग फ्रेट, ठीक है। टर्नओवर हियर विल नॉट बी रियलाइज्ड वन, मैंने ये लिख दिया साफ साफ। अच्छा, ये एक पॉइंट है, आपको याद है हम लोग ने 35 AD पढ़ा था, स्पेशल स्पेसिफाइड बिजनेस। या तो आप 35 AD का बेनिफिट ले लोगे या 10AA का। सर ये दोनों साथ में कैसे हो सकता है, सोचो, अगर आप सेज में जाके एक कोल्ड चेन फैसिलिटी लगाए, वहां पे 14 बिजनेस था, अगर आप सेज में जाके कोल्ड चेन फैसिलिटी लगाए तो अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप 35 AD ले सकते हो या 10AA ले सकते हो, तो आप दोनों में से एक ही ले सकते हो, दोनों नहीं ले सकते। अब क्योंकि आज 35 AD और 10AA हो गया और सपोज आपने 10AA का बेनिफिट ले लिया, वहीं से हमारी अगली बात शुरू होती है
AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सर ये AMT है क्या, पहले ये बताइए, थोड़ा इस पे उजाला डालिए कि ये AMT आखिरकार है क्या। देखो, गवर्नमेंट को ये बात पता है कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो लोग भले ही पैसा कमाते हैं, ठीक है, पर जानबूझ के हम लोग को टैक्स पेमेंट नहीं करता, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक आइडिया बनाया कि हम लोग एक मिनिमम टैक्स ले आते हैं जो सबको पेमेंट करना ही करना है, भले ही उनकी उस लेवल तक की इनकम, ठीक है, भले उनका उस लेवल तक की इनकम उस पर्टिकुलर ईयर में हुई हो या ना हुई हो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, मान लो अगर सही में नहीं हुई हो, ठीक है, तो हम लोग वो पैसा वापस दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, और अगर हुई हो तो एटलीस्ट उन लोग के पास कोई चीटिंग करने का तरीका नहीं बचेगा। तो वहां पे इन लोगों ने एक चीज इंट्रोड्यूस किया जिसको इन्होंने बोला ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब ये AMT किस पे लगता है, ये सब पे लगता है, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, फर्म, सब पे लगता है। सॉरी मैंने कंपनी भी बोल दिया, लोकल अथॉरिटी, फर्म सब पे लगता है, लेकिन कंपनी पे और LLP पे नहीं लगता। मतलब वो जो दो लोग जिनमें सेपरेट लीगल एंटिटी है उन पे ये नहीं लगता। क्यों पता है, क्योंकि जो मैट है, ठीक है, एक ऐसे जैसे है ना मिनिमम ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है, वैसे ही एक मैट भी होता है, ठीक है, वैसे एक मैट भी होता है मिनिमम, सॉरी ये AMT है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वैसे एक मैट भी होता है, ठीक है, जो कंपनी पे लगता है, ठीक है। बेसिकली कंपनी और किस पे, LLP पे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उन दोनों पे मैट लगता है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स बोलते हैं उसको, जैसे यहाँ पे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स बोलते हैं, वो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है, मतलब AMT एंड मैट, ठीक है, ऐसे करके डिफरेंस है। ऑब्वियसली वहां दोनों में कुछ फर्क है, पर मैट आपके सिलेबस में है नहीं, यू ओनली हैव AMT। तो AMT पहली बात किस पे लगता है, सब पे लगता है, लिविंग कंपनी एंड LLP, ठीक है। अब फर्म के लिए लिविंग LLP, AMT इज कंपल्सरी, फर्म के लिए लिविंग LLP AMT इज कंपल्सरी, मतलब उनको लगेगा ही लगेगा, भले ही AMT की बाकी कंडीशंस मेट हो या ना हो, AMT में और भी बाकी कंडीशन है, लेकिन इंडिविजुअल, HUF, लोकल अथॉरिटी, जो बाकी लोग बच गए, उन पे AMT सिर्फ तब लगेगा अगर उनकी इनकम 20 लाख के ऊपर है तो, अगर उनकी इनकम 20 लाख के ऊपर है तो, प्लस उनकी इनकम 20 लाख के ऊपर है, प्लस जो मेन की पॉइंट है कि उन्होंने 10AA का या 35AD का या जो 80 के सेक्शंस होते हैं, चैप्टर 6 सेक्शन 80 डिडक्शंस के जो बेनिफिट होते हैं, अगर उन्होंने ये 3 बेनिफिट में से कोई बेनिफिट लिया है तो AMT का चैप्टर खुल जाता है। मतलब AMT के चैप्टर के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहला आप या तो इंडिविजुअल, HUF, फर्म, लोकल अथॉरिटी ये होने चाहिए। दूसरा, अगर आप फर्म है तो सेकंड कंडीशन आपके लिए नहीं है, आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप इंडिविजुअल, HUF ये सब है तो आपके लिए सेकंड कंडीशन है कि आपका टोटल इनकम 20 लाख के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड नहीं करता, ये देखिए यहाँ पे वो 20 लाख वाली बात लिखी है, अगर आपका टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड नहीं करता, इज लेस देन 20 लाख, तो AMT आप पे नहीं आएगा। तो दीज आर द 2 कंडीशंस पहले। एंड द थर्ड कंडीशन इज फॉर एवरीवन, थर्ड कंडीशन इज फॉर एवरीवन कि यू मस्ट हैव टेकन बेनिफिट अंडर 10AA और 35AD और 80IA to 80 RRB. These are sections 80 deduction के, we will do deductions, but as of now 80IA से 80 RRB का जो sections है deduction का, they are not in your syllabus, is not a part of your syllabus. You have 80C to 80U, ठीक है, that will be our next lecture, deductions, ठीक है, excuse me। हाँ, तो अब हम इसमें सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है। मैं एक फर्म हूं, ठीक है, और मेरा इनकम 18 लाख है, ठीक है, और मैंने 35AD का बेनिफिट लिया है, क्या मेरे पे AMT लगेगा? हाँ। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी इनकम 22 लाख है, इसको ना आप थोड़ा स्लो करके सुनिएगा, ठीक है, जब आप YouTube पे हो इससे आपको रिवाइज होगा ये। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी इनकम 22 लाख है और मैंने 10AA में बेनिफिट लिया, क्या मेरे को ये सेक्शन लगेगा AMT? यस। मैं एक फर्म हूं, मेरी इनकम 20 लाख है, ठीक है, 20 लाख है, और मैंने 10AA या 35AD या किसी का भी कोई बेनिफिट नहीं लिया, क्या मेरे पे सेक्शन लगेगा? नहीं लगेगा।
ये जो 10AA, 35AD या 80RRB का सेक्शंस है, इनका बेनिफिट लेना मैंडेटरी है एएमटी में आने के लिए। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि एक दरवाजा है, ठीक है, एक दरवाजे पे लिखा है एएमटी और उसके बाहर 3 गार्ड खड़े हैं। ठीक है, एक गार्ड है 10AA तलवार लेके, एक गार्ड है 35AD तलवार लेके और एक गार्ड है 80IA to 80RRB। इन 3 गार्ड में से अगर आप किसी एक गार्ड को हरा पाए तो आपको एएमटी के दरवाजे में घुसने मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप फर्म है, आप पे सेकंड कंडीशन भले ही ना हो 20 लाख का, लेकिन ये कंडीशन तीनों के लिए। चलो एक बार ऐसे कर लेते हैं। आप एक इंडिविजुअल है, आपकी इनकम 18 लाख रुपए और आपने इन तीनों में से किसी एक का बेनिफिट लिया, लेट्स सपोज 10AA, तो क्या आपको एएमटी लगेगा? नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए 20 लाख भी होना जरूरी है। सो नॉर्मल लोगों के लिए इंडिविजुअल होना चाहिए, 20 लाख के ऊपर होना चाहिए, प्लस 10AA, 35AD या किसी का बेनिफिट लेना चाहिए। फर्म के लिए फर्म होना चाहिए और 10AA या 35AD या 80RRB से IA से RRB तक का बेनिफिट कोई एक लेना चाहिए। सिंपल। फर्म के लिए वो 20 लाख वाली बात नहीं लिखी हुई है। अच्छा, मैट का रेट कितना है, कितना परसेंट टैक्स निकलेगा? आपको जो टोटल इनकम आएगा उस पे एएमटी इज 18.5%। ठीक है, ऑब्वियसली प्लस सरचार्ज प्लस सेस विच एवर इज एप्लीकेबल। जितना सरचार्ज और सेस आपकी इनकम को देख के लगता है वो यहां पे भी लगेगा। ठीक है, माइंड यू 18.5% प्लस सरचार्ज एंड सेस इफ एनी। अब अगर आप आईएफएससी में हैं, आपके लॉ टीचर ने आपको बताया होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इसको बोलते हैं। अगर आप वहां के एस्टैब्लिशमेंट है आईएफएससी के, तो आपके लिए रेट सीधे आधा हो जाता है, इट इज 9%। ठीक है, वो उसके लिए 18.5 है, आपके लिए इट विल बी 9% प्लस सरचार्ज प्लस सेस इफ यू आर इन आईएफएससी। नाउ द टॉपिक इज सर कि ये 18.5% या जो 9.5% है, ये लगेगा क्या चीज पे? ये लगता है एडजस्टेड टोटल इनकम पे। एडजस्टेड टोटल इनकम पे। सर एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? पहले आपका जो नॉर्मल पीजीबीपी का सम सॉल्व करके जो और बाकी हेड्स की इनकम को ऐड करके जो आपका टोटल इनकम आया है उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, आपने जो 10AA का बेनिफिट अगर लेके रखा है, 10AA का बेनिफिट, तो आपने प्रॉफिट एग्जाम्प्ट कराया होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, वो प्रॉफिट इसमें हम लोग ऐड बैक कर देंगे। वो प्रॉफिट हम लोग आपकी इनकम में ऐड बैक कर देंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे 200 लाख था नॉर्मल प्रोविजन में और आपने जो बेनिफिट लिया था वो 30 लाख का था, तो 30 लाख हम 10AA में ऐड कर देंगे अगर आपने 10AA लिया। सर क्या हम तीनों ले सकते हैं? डिपेंड करेगा आपके लॉजिक पे। ठीक है, आप तीनों ले सकते हो, पर वो फिर आपके 3 बिजनेस होने चाहिए। आप एक बिजनेस में तीनों नहीं ले सकते। लॉजिकली आप सेम बिजनेस के लिए 35 और 10AA नहीं ले सकते, मैंने अभी बोला। और आप मेरी बात पे विश्वास कर लो, आप सेम बिजनेस के लिए 80 IA से RRB और 10AA भी नहीं ले सकते, ना ही 35AD। तो ये इन सब में से और होगा। जो सा भी आपको एग्जाम में आए कि उसने यहां बेनिफिट लिया या यहां बेनिफिट लिया, आप ऐड कर देना। मोस्ट प्रोबेबली इसका एक सम आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा मैं सिखा दूंगा अभी, पर वो 10AA रिलेटेड ही होगा। तो आपको 10AA में जितना है उसको आपने ऐड कर दिया, या अगर 35AD है तो आपने 35AD ऐड कर दिया। अब एक बात याद रखिएगा, 35AD क्या बोलता है कि आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट आपको यहाँ पे ऐड कर देना होगा, मतलब 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट अलाउड हो जाता है। अब जो मेरा सेकंड क्लास था, ठीक है, नहीं सॉरी, जो थर्ड क्लास था एक्सपेंसेस का, उसमें मैंने 35AD कराया पीजीबीपी के, मैं आई बटन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये बेटर समझ में आएगा, तो वो आप इसमें ऐड बैक कर दोगे जो बेनिफिट लिया। लेकिन जब 35AD का बेनिफिट नहीं मिलता है, अगर आपको याद हो तो उस क्लास में मैंने पढ़ाया था, उसमें 8 इयर्स का लॉक इन पीरियड भी होता है। अगर आपने एसेट को बेच भी दिया तो आपका डिडक्शन को रिवर्स कर देंगे, लेकिन उतना पीरियड के लिए जो डेप्रिसिएशन है वो आपको मिल जाएगा एसेट पे। तो यहाँ पे भी अगर आप 35AD ऐड बैक कर रहे हो तो 32 के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन बनता है वो आपको देना पड़ेगा, और फिर आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम, और इस पे आप 18.5% निकाल के चेकअप डाल दोगे। अब होगा क्या, मान लो आपने एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम पे चेकअप डाला 18.5% और एक एक्स अमाउंट निकल के आया। ठीक है, और आपने नॉर्मल प्रोविजन के अंदर जो इनकम निकाली थी उस पे भी टैक्स लगाया। एएमटी कैसे आता है देखो, मान लो तुम्हारी नॉर्मल प्रोविजन की इनकम पे टैक्स आया 1 लाख रुपए और एएमटी का 18.5% यहां लगा के आया 1.5 लाख रुपए, तो आप गवर्नमेंट को कितना जमा करोगे? 1 लाख की 1,50,000, 1,50,000, और आपको एएमटी क्रेडिट मिल जाएगा 50,000 का। एएमटी क्रेडिट मिल जाएगा 15,000 का। याद रखिएगा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है इसका नाम,
किसी भी सिचुएशन में, किसी भी साल में, किसी भी सिचुएशन में आप गवर्नमेंट को 18% से कम टैक्स देते होने नहीं चाहिए। ठीक है, आपको क्रेडिट भी इसी तरह इस्तेमाल करना होगा। अभी एक एग्जांपल से मैं दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट का 18.5% वाला रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं दिखाऊंगा इसको कैसे यूज करते हैं। अब ये सर एग्जाम में आएगा कैसे? आपको एक सम दे देगा जिसमें आपको पार्टनरशिप फर्म का इनकम निकालने बोलेगा या एक इंडिविजुअल का इनकम निकालने बोलेगा, और सिर्फ ना आप जब इनकम का टोटल कर रहे होगे देखोगे कि 20 लाख के ऊपर है, आपके दिमाग में ये स्ट्राइक भी नहीं करेगा, पर उस सम में आपको एएमटी निकालना होगा। अगर वो 10AA का बेनिफिट या 35AD का बेनिफिट ले रहा होगा या 80 IAS RRB ले रहा होगा, मेरे हिसाब से IAS RRB नहीं आना चाहिए आपके एग्जाम में, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आप 10AA और 35AD के लिए होशियार रहिएगा। तो सर हम लोग क्या ट्रिक अपनाएं? सबसे पहले जब आप एक सम पढ़ रहे हो, और ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये एक बड़े सम के साथ ही आएगा, मतलब जो टोटल इनकम का सम होता है उसी में ही आएगा। सबसे पहले आपकी नजर कहां जानी चाहिए पता है? कि क्या सर कहीं 10AA या 35AD का बेनिफिट हो रहा है क्या इस सम में? अगर है तो आपकी अगली नजर जानी चाहिए क्या ये इंडिविजुअल है या इसका स्टेटस क्या है। स्टेटस देखने के बाद आपकी तीसरी नजर जानी चाहिए क्या इनकम 20 लाख के ऊपर है कि नहीं। ठीक है, अगर इंडिविजुअल या HUF है तो 20 लाख विल बी रेलेवेंट। अगर इंडिविजुअल HUF नहीं है, फर्म है, देन 20 लाख वुड बी इररिलेवेंट। तो आपको ये तीन चीज देखना है, 10AA का बेनिफिट है कि नहीं, 35AD है कि नहीं। ठीक है, या एक ये नंबर याद कर लो। ठीक है, 80 IAS से लेके RRB ये है कि नहीं, इनमें से कोई है कि नहीं, आपको पहले ये बात देख के अपने दिमाग में बैठा लेनी है। वहां से आपका चेक शुरू होता है। देखो, क्योंकि सम अच्छा भी हो सकता है, मतलब मान लो ICI बहुत अच्छा है तो ICI सीधे नीचे लिख देगा ऑल्सो कैलकुलेट AMT, या किसी सम में ICI नहीं चाहता तुमसे AMT निकलवाना तो लिख देगा इग्नोर AMT। लेकिन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू बी अवेयर। यू डोंट वांट कि आप घर वापस आओ एंड व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग द पेपर हियर एंड आई टेल यू यहाँ AMT भी निकालना था एंड यू विल बी लाइक ओह शिट सर, ये तो मेरे को आता था AMT पर मेरे दिमाग में ही नहीं आया। तो रिमेंबर 10AA या 35AD सम में है कि नहीं देखना है। अगर इंडिविजुअल HUF है तो 20 लाख के ऊपर है कि नहीं देखना है। अगर इंडिविजुअल HUF नहीं है तो अगर 10AA या 35AD है तो फर्म है, तो सीधा दिमाग बंद करके चुपचाप AMT का कैलकुलेशन कर देना। अब चलो एक सम से देखते हैं, फिर AMT क्लियर हो जाएगा, देन विल बी डन फॉर द क्लास। एक आदमी है जिसका बिजनेस इनकम 30 लाख रुपए, इसका AMT क्रेडिट, कुछ अनएक्सपायर्ड क्रेडिट बचा हुआ है 4 लाख रुपीस का, और इस साल इसने 10AA का बेनिफिट लिया है 5 लाख। मतलब इसकी टोटल इनकम रही कितनी होगी? 35 लाख। टोटल इनकम रही कितनी होगी? 35 लाख। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 30 लाख रुपीस जो इसके एक्चुअल बिजनेस इनकम है इस साल, उस पे नॉर्मल टैक्स प्रोविजन मतलब स्लैब रेट लगा के टैक्स निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ शॉर्टकट में निकाला, आप लॉन्ग भी निकाल सकते हो नॉर्मल। तो अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख में 5%, 5 टू 10 लाख में 10%, और 10 लाख के अबव होने से 20%। हम लोग को पता है ये बात, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, 10 लाख के ऊपर जितना अमाउंट हो उस पर सीधा 20% डाल दो, सॉरी 30% डाल दो। 10 लाख के ऊपर जितना अमाउंट है उसमें सीधा 30% डाल दो, क्योंकि 10 लाख के ऊपर 30% लगता है, और उसके बाद बाकी अमाउंट में 1,12,500 ऐड कर दो। बिकॉज इफ यू कैलकुलेट 2.5 लाख रुपए पे 5% इज 12,500, 5 लाख रुपए पे 20% इज 1 लाख। तो 5% आपका यही तो स्लैब है ना, 5%, 20% और 30%। देखो मैंने यहाँ पे यही किया। आपकी नॉर्मल इनकम कितनी है? 35 लाख माइनस 5 लाख, मैंने ऊपर वाला दिखा दिया। 20 लाख जो 10 लाख के ऊपर है उस पर मैंने सीधा 30% लगाया, 6 लाख। बाकी 10 लाख पे 1,12,500 बन रहा होगा, मैंने समझाया कैसे। उस पे 4% सेस ऐड करो, ये तुम्हारा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है। मतलब अगर AMT जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता तो तुमको 7,41,000 देना होता। सर आप पहले AMT का चेक करके दिखाइए। देखिए कैसे हम AMT का चेक करते हैं। पहले मैंने देखा कि क्या ये इंडिविजुअल है, लेट्स सपोज ये इंडिविजुअल है, तो मैं क्या देखूंगा, क्या इसका बिजनेस इनकम 20 लाख के ऊपर है? हाँ सर वो तो 30 लाख है, चलो ठीक है। अब मैं देखूंगा क्या 10AA 35AD किसी का बेनिफिट लिया है, 80 II to RRB? हाँ सर 10AA का बेनिफिट लिया है। तो मेरे को समझ में आ गया मेरे को AMT निकालना है एग्जाम में। मैंने नॉर्मल टैक्स रेट निकाल के छोड़ दिया 741। अब मैं इस पे AMT लगाता हूँ। AMT निकालते समय मेरे को क्या करना होगा, इस इनकम में पहले 10AA जो है उसको ऐड करना होगा। तो 30 लाख में मैंने 5 लाख ऐड किया, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, एडजस्टेड टोटल इनकम आ गया 35 लाख। 35 लाख में आई पुट अ टैक्स एट 18.5%, ठीक है, 6,47,500 हुआ। इसमें आई ऐड सेस 4% विच इज 25,900। अब देखो
नॉर्मल प्रोविजन से आपका टैक्स आ रहा था 741, 18.5% एएमटी लगाने से आपका टैक्स आ रहा है 673,400। लेट्स सपोज आपका पहले कोई एएमटी क्रेडिट था नहीं, तो आप गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करोगे? आप गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे 7,41,000 एंड दैट्स इट। और कुछ पेमेंट नहीं करना होगा आपको, ठीक है सर। क्या हम लोगों को कोई क्रेडिट मिलेगा 741 पेमेंट करने से? कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा बच्चा, क्योंकि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि कोई क्रेडिट था नहीं पहले और आपका नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 741 आया, तो वो आप पेमेंट करो, भले ही एएमटी से कम है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। क्रेडिट कब मिलता है पता है? जैसे सपोज तुम्हारा ऊपर टैक्स लायबिलिटी आया होता 6 लाख और यहाँ पे है 673,400, तो आपको गवर्नमेंट को कितना देना पड़ता? 673,400, क्योंकि यू कैन नॉट पे टैक्स लेस देन एएमटी बिकॉज नाम ही है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो आप इसके नीचे नहीं पेमेंट कर सकते। तो यहाँ पे आपने गवर्नमेंट को कितना पेमेंट किया होता? 673,400, तो आपको क्रेडिट कितना मिल जाता? 73,400 का। ये तो क्रेडिट मिलना सिखाया। लेट्स शो यू हाउ टू यूज क्रेडिट। मेरा ऊपर 4 लाख क्रेडिट था। अब देखो, सिंस द टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन एक्सीड्स एएमटी टैक्स, देयरफॉर नेट टैक्स पेबल क्या होगा? नाउ आई कैन यूज माय क्रेडिट। लेकिन रिमेंबर किसी भी केस में आप टैक्स लेस देन ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं दे सकते क्रेडिट लेने के बाद भी। यू हैव टू चुकाओ एटलीस्ट अप टू एएमटी। तो 741 मेरा नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स है। मेरे को पता है कि हमको गवर्नमेंट को एटलीस्ट एएमटी तक तो चुकाना ही है, तो हम क्रेडिट कितना ले सकते हैं? द डिफरेंस बिटवीन टैक्स अमाउंट, ध्यान से ये बात सुनना, स्लो कर लेना वीडियो। द डिफरेंस बिटवीन टैक्स अमाउंट एज पर नॉर्मल प्रोविजन एंड टैक्स अमाउंट एज पर एएमटी अप टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट आई कैन टेक एज अ क्रेडिट इन द सम। जितना मेरे पास क्रेडिट है, अगर उसकी औकात पार नहीं हो रही है, तो द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रोविजन एंड एएमटी का टैक्स कैन बी टेकन एज क्रेडिट। देखो, मैंने बोला ना गवर्नमेंट को एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम एएमटी देना है, तो हम ये गवर्नमेंट को चुका देंगे। 67,600 का हमको क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास टोटल 4 लाख था अप टू, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 67,600, ठीक है। इसके साथ ये खत्म करते हैं अपने आज का टॉपिक, इसी के साथ ओवर हो जाता है, ठीक है। मैं डिडक्शन का आपको सारे के सारे अपने हैंड मैंने टाइप किया है डिडक्शन के नोट्स, तो मैंने वो आपको डिडक्शन के नोट्स दे दूंगा, ठीक है। आप एक बार डिडक्शन का टॉपिक में, क्योंकि कुछ ऐसा समझाने के लिए नहीं है, इट इज मोर लाइक यू हैव टू रीड वॉट एवर इज रिटन देयर, ठीक है। तो आप एक काम करना, आप उसको एक बार पढ़ लो नोट्स को। इफ इन एनी केस यू थिंक दैट यू रिक्वायर अ वीडियो ऑन इट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अ वीडियो ऑन डिडक्शंस, ठीक है। आई विल पोस्ट द नोट्स नाउ, ठीक है। अगर आपको लगता है, ठीक है, कि इस पे आपको वीडियो चाहिए है, कि इस पे भी सर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं डिडक्शन पे भी एक वीडियो लगा दूंगा। इट विल हार्डली टेक सम टाइम फ्रॉम माय साइड, बट आई थिंक यू वोंट रिक्वायर इट बेसिकली, ठीक है। इफ एट ऑल यू नीड इट, आई एम जस्ट ए टेक्स्ट अवे, ठीक है। कोई भी एक भी बच्चा अगर मेरे को टेक्स्ट कर देगा, एक या दो कोई भी, तो मैं बना दूंगा, बिकॉज आई एम हियर फॉर एवरी वन ऑफ यू। इफ एनी वन ऑफ यू हैव फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन कम टू मी। इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर अपना खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जो भी इस पेज के बारे में बताइए। रिवीजन का टाइम इस लेक्चर के प्लेलिस्ट के साथ मैंने बहुत कम कर दिया, तो आप 3-4 बार अगर इसको देख लो तो आपका डीटी का रिवीजन ऐसे ही हो जाएगा। इसको देख लो, उसके बाद सम्स प्रैक्टिस कर लो एंड यू आर गुड फॉर द एग्जाम। और जीएसटी के लिए यू कैन कॉल ऑन माय नंबर एंड इंक्वायर फॉर द डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।